Welcome to all. From today onwards, we are going to start chapters related to physics for class 10th. तो जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 फिजिक्स का वो लाइट है। तो लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमें स्टडी करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि लाइट क्या होती है। तो जैसा कि सभी लोगों को ये चीज क्लियर होगी कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट को हम लोगों ने अलग अलग फॉर्म्स में देखा है, जिसमें से कि कुछ फॉर्म्स नेचुरल हैं और कुछ आर्टिफिशियल। फॉर एग्जाम्पल सन जो है वो लाइट का सबसे बड़ा सोर्स होता है और वो एक नेचुरल सोर्स है। इसी तरह स्टार्स जो हैं वो भी नेचुरल सोर्स हैं लाइट के। और अगर आर्टिफिशियल सोर्सेज की बात करें तो जो भी लाइटिंग सिस्टम होता है घरों में और फिर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम्स, ये सारा का सारा जो है वो आर्टिफिशियल लाइटिंग सिस्टम्स में आता है। तो लाइट को अंडरस्टैंड करने के लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई थी। लाइट में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम ये मान के चलें कि वो उसका नेचर जो है, लाइट का नेचर पार्टिकल के फॉर्म का है। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल्स का ग्रुप है, तो फिर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं वो तभी एक्सप्लेन की जा सकती हैं अगर हम मानते हैं कि लाइट का नेचर जो है वो वेव के फॉर्म में होता है। जो मॉडर्न थ्योरी है वो ये मानती है कि लाइट का जो है डुअल नेचर होता है। और इस मॉडर्न थ्योरी को हम लोग मॉडर्न क्वांटम थ्योरी कहते हैं, जिसको कि आप हायर क्लासेस में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर ये जान लेना काफी है कि लाइट जो है वो डुअल नेचर होता है उसका। डुअल नेचर का मतलब क्या है कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव भी करती है और इसके साथ साथ वेव की तरह भी बिहेव करती है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं लाइट में जो तभी एक्सप्लेन की जा सकती हैं जब हम ये मान के चलें कि वो पार्टिकल नेचर होता है, और कुछ प्रॉपर्टीज तभी एक्सप्लेन हो सकती हैं जब ये मान के चला जाए कि लाइट एक वेव है। ठीक है। इसके बाद में अगला कंसेप्ट ये आता है कि रे क्या होती है। हम लोग रे ऑफ लाइट की बात करते हैं, तो यहाँ पर रे जो है वो क्या होती है। तो रे जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ है जिस पर कि एक पर्टिकुलर लाइट जो है वो ट्रेवल करती है। हम लोग जानते हैं कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ जो है लाइट का, इसके अलोंग अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बना कर दे, एक एरो से उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये एक रे है। सपोज हम इसका नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को P कह देते हैं, इस पॉइंट को Q। तो PQ एक रे ऑफ लाइट है। ठीक है। और यहाँ पे जो एरो है ये दिखा रहा है कि ये जो लाइट है ये किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है या किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो रे ऑफ लाइट ये होती है। और अगर बहुत सारी रे ऑफ लाइट्स हैं या एक ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट्स है, तो उस ग्रुप को हम लोग बीम कहते हैं। तो बीम क्या होती है? बीम इज अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज। बहुत सारी रेज मिलकर के एक बीम बनाती हैं। तो बीम ऑफ लाइट को हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बीम्स का अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए, तो बीम्स को मेनली 3 तरह से क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट है कन्वर्जिंग बीम, सेकंड है डाइवर्जिंग बीम, और थर्ड है पैरेलल बीम। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बीम जो है वो एक ग्रुप होता है रे ऑफ लाइट्स का, तो अगर सपोज एक
रेज का ग्रुप है जो कि फाइनली एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज कर रहा है या फिर एक पॉइंट पर आकर के, एक कॉमन पॉइंट पर आकर के मीट कर रहा है, तो हम कहते हैं कि ये एक कन्वर्जिंग बीम है। यानी ये जो रेज हैं जिनको हमने यहां पर दिखा रखा है ए बी, जिसको कि हमने यहां पर ए ओ बी ओ और सी ओ से रिप्रेजेंट किया है, तो ये जो सारी लाइट की रेज हैं ये आकर के एक कॉमन पॉइंट ओ पर मीट कर रही हैं, तो ये सब कन्वर्जिंग बीम्स हैं। तो ऐसी बीम को हम कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। कन्वर्जिंग क्यों? क्योंकि ये आकर के एक पॉइंट पर आकर के मीट कर रही हैं या कन्वर्ज कर रही हैं। तो यहां पर हम ये चीज देख सकते हैं कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द लाइट, लाइट के ट्रेवल करने की डायरेक्शन में जो विड्थ है वो लगातार कम होती चली जा रही है किन्हीं भी दो लाइट रेज के बीच में। जैसे अगर AO और BO की बात करें तो यहां पर जो ये विड्थ है ये मैक्सिमम है और ये विड्थ लगातार कम होते होते फाइनली O पॉइंट पे आकर के विड्थ जो है वो 0 होती चली जा रही है। यहां पर विड्थ मैक्सिमम है, इसके बाद में विड्थ देखिए और कम हो गई है यहां पर, यानी कि इन दो रेस के बीच का जो डिस्टेंस है, उसके बाद में फाइनली O पॉइंट पर जो है A और या AO और BO जो लाइट रेज हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 हो गया है। ठीक इसी तरीके से BO और CO की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है या जो विड्थ है वो मैक्सिमम है और ये विड्थ लगातार कम होते होते O पॉइंट पर आकर के 0 हो गई है। इसका मतलब कन्वर्जिंग बीम के केस में जो भी विड्थ होती है बिटवीन टू लाइट रेज ये लगातार डिक्रीज करती चली जाती है। ठीक है, ये जो डाउनवर्ड एरो हमने दिखाया इसका मतलब डिक्रीज होना होता है, और अगर अपवर्ड पॉइंटिंग एरो हम किसी चीज में मतलब यहाँ पे दिखाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये विड्थ है वो लगातार डिक्रीज करती चली जा रही है, तो ये कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट होती है। इसी तरीके से अगर डाइवर्जिंग बीम की बात करें तो डाइवर्जिंग बीम के केस में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, यानी एक पॉइंट O से जो भी लाइट की रेज निकल रही हैं, सपोज ये लाइट रे OA है, ये OB है और ये OC है, तो इनका जो विड्थ है वो लगातार जो है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे O पॉइंट पे विड्थ जो है वो मिनिमम है यानी 0 है और यहां पर आकर के ये विड्थ मैक्सिमम हो गई है। तो इसका मतलब है along the direction of propagation of light या along the direction of travel of light जो ये width है ये लगातार इंक्रीज करती चली जाएगी। तो width between two light rays increases along the direction of propagation। अब अगर पैरेलल बीम को देखें तो पैरेलल बीम के केस में क्या होता है कि जो भी लाइट रेज हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो थ्रू आउट कांस्टेंट बना हुआ है। तो सपोज ये अगर लाइट रे को हम AB कहते हैं, ये CD और ये EF, और लाइट सपोज इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है जिसको हमने एरो से यहां पर दिखाया है, तो हम देख सकते हैं कि यहां पर जो दो लाइट रेज के बीच का डिस्टेंस है और यहां पर जो डिस्टेंस है ये इक्वल है। लगातार जो है ये डिस्टेंस इक्वल बना हुआ है थ्रू आउट द डायरेक्शन ऑफ या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो इस केस में विड्थ जो है वो कांस्टेंट होगी। इसी तरह अगर इन दो लाइट रेज की बात करें तो इनके बीच का भी जो विड्थ है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट जो है लगातार कांस्टेंट बना हुआ है। तो बीम्स को इस तरह से तीन कैटेगरीज में जो है हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है,
अब हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज हम लोग मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, इसको हम सरफेस भी कह सकते हैं और इसको हम बाउंड्री भी बोल सकते हैं। इस बाउंड्री के इस तरफ सपोज कोई एक मीडिया है या कोई एक मीडियम है, इसको हम मीडियम 1 बोल देते हैं। और इसके इस तरफ जो मीडियम है उसको हम मीडियम 2 कह देते हैं। ये मीडियम्स कुछ भी हो सकते हैं, सपोज इस तरफ एयर है और इस तरफ वाटर है और ये बाउंड्री है एयर और वाटर के बीच की। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम किसी भी पॉन्ड में या किसी भी पूल में अगर हम ऊपर देखते हैं तो ऊपर तो एयर होती है और उस पूल के सरफेस के जस्ट नीचे जो है वो वाटर होता है। तो उस पूल का सरफेस है वो एक तरह से दो मीडियम को जो है या दो मीडिया को जो है एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है। एक मीडिया उसमें एयर है और दूसरा मीडिया जो है वो वाटर है। तो इसी तरह का एक मीडिया है या इसी तरह की एक बाउंड्री है जिसके एक तरफ एक मीडियम है और दूसरी तरफ दूसरा मीडियम है। अब सपोज एक लाइट रे इस पर इंसिडेंट होती है और यहां से स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के बाद ये लाइट रे या तो मीडियम 1 में ही वापस आ जाएगी और या फिर ये भी हो सकता है कि ये मीडियम 2 में एंटर कर जाए। तो अगर सपोज ये मीडियम 1 से स्टार्ट होकर के वापस जो है मीडियम 1 में ही बाउंस बैक कर जाती है, तो हम कहते हैं कि ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है। इस फिनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जो लाइट रे यहां से इस पर इंसिडेंट हो रही है, इसको तो हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। और जो ये लाइट रे बाउंस बैक कर जाती है सेम मीडिया में, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन इज द phenomena of bouncing back of a light ray to the same medium। तो यहां पर ध्यान देने लायक ये है कि एक तो जो मीडियम है वो सेम रहेगा, तो रिफ्लेक्शन के केस में मीडियम विल रिमेन द सेम लेकिन जो पाथ है लाइट रे का वो पाथ चेंज हो जाएगा। तो पाथ ऑफ लाइट रे विल चेंज, यानी इसका पाथ चेंज हो जा रहा है लेकिन मीडियम सेम बना हुआ है। रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स होते हैं जिसमें से एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सपोज एक सरफेस है या एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कह रहे हैं क्योंकि इस सरफेस पर इंसिडेंट रेज आकर के रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो इस पर सपोज एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है
और क्योंकि ये एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, तो इस पर जितनी भी रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल बनी हुई हैं, और यहां पर आकर के जब इनका रिफ्लेक्शन होगा तो जो रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट होगी उसमें भी सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जितनी भी रेज ऑफ लाइट्स हैं, सपोज ये तीनों रेज ऑफ लाइट्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जो इनकी रिफ्लेक्टिंग वाली जो रेज होंगी वो भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, अगर ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो सरफेस है ये एक स्मूथ सरफेस है। अगर ये स्मूथ सरफेस ना होता तो जो ये पैरेलल रे ऑफ लाइट्स हैं ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में पैरेलल नहीं बनी रहती, इनकी डायरेक्शंस पैरेलल ना हो पाती और इनकी डायरेक्शंस डिफ्यूज फॉर्म में होती। इसको हम यहां पर भी बना सकते हैं कि अगर सपोज ये सरफेस इर्रेगुलर है या रफ सरफेस भी हम इसको कह सकते हैं। रफ सरफेस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे इस तरह से, ये एक रफ सरफेस है, और रफ सरफेस के केस में जो ये रेज इंसिडेंट हो रही हैं ये तो पैरेलल में हैं, लेकिन जो ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं। ये या तो कन्वर्जिंग भी हो सकती हैं या डाइवर्जिंग भी हो सकती हैं या फिर नॉन कन्वर्जिंग एंड नॉन डाइवर्जिंग भी हो सकती हैं। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, क्योंकि जो इसकी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में जो हमने ये सरफेस लिया है इसको हम लोगों ने ये एज्यूम किया है कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस परफेक्टली स्मूथ है, और स्मूथ होने के साथ साथ ये वेल पॉलिश्ड भी है। तो स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड होने की वजह से जो ये यहाँ रिफ्लेक्शन कर रहा है, तो इससे ये चीज इंश्योर हो जा रही है कि जो इंसिडेंट रेज हैं अगर वो पैरेलल हैं तो फिर जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी पैरेलल बनी रहेंगी। अगर ये सरफेस स्मूथ और वेल पॉलिश्ड नहीं होता तो उस केस में ऐसा हो पाना पॉसिबल नहीं था, और ऐसे केसेस में हमेशा इर्रेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ही होता है। ऐसे स्मूथ और वेल पॉलिश सरफेस को हम लोग मिरर बोलते हैं। तो मिरर जो होता है वो एक स्मूथ एंड वेल पॉलिश सरफेस होता है, जिससे कि ये चीज एंश्योर हो जाती है कि जो पैरेलल इंसिडेंट रेज होंगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में भी लगातार पैरेलल बनी रहेंगी या रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो होगा। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज उस सरफेस के अंदर होती है। भले ही देखने में वो स्मूथ सरफेस लगेगा लेकिन थोड़ा बहुत उसमें इरेगुलरिटीज जरूर होती हैं। लेकिन हम लोग ये चीज एज्यूम कर लेते हैं कि इफ द सरफेस इरेगुलरिटीज आर स्मॉल in comparison to wavelength of light, तो हम लोग उस केस में उस सरफेस को स्मूथ सरफेस, तो उस केस में उस सरफेस को स्मूथ सरफेस कहा जा सकता है। यानी
कि अगर ये जो सरफेस इर्रेगुलरिटीज हैं, इन इर्रेगुलरिटीज का जो डायमेंशन है या जो इन इर्रेगुलरिटीज का साइज है, वो लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में अगर काफी छोटा है, तो उस केस में हम इन इर्रेगुलरिटीज को निग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लाइट की वेवलेंथ होती है, वो 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से लेकर के 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स तक वेरी करती है। और इस डायमेंशन को हम देख सकते हैं, ये डायमेंशन जो है ये बहुत ही छोटा डायमेंशन है, क्योंकि ये 10⁻⁻7 तक है, तो इसकी वैल्यू बहुत कम है। तो ये जो वेवलेंथ है, इसकी वैल्यू इतनी कम हो गई है कि ये कोई भी सरफेस क्यों ना हो, भले ही वो कितना ही स्मूथ क्यों ना हो, लेकिन वेवलेंथ ऑफ लाइट से हमेशा उसका साइज या उसकी इरेगुलरिटीज का साइज हमेशा ज्यादा होगा। इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में ये कहा जा सकता है कि कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ सरफेस नहीं हो सकता है। यही कारण है कि किसी भी रूम में अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी प्लेस पे रखा है, तो वो रूम के हर कॉर्नर से विजिबल होता है। क्यों? क्योंकि जो उसके ऊपर इंसिडेंट लाइट है, वो जब रिफ्लेक्ट होती है, तो वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होने की वजह से या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होने की वजह से हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए उसको किसी भी कॉर्नर से रूम के देखा जा सकता है। अगर सपोज वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ होता, तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती और पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती, जिसकी वजह से उसको एक पर्टिकुलर कॉर्नर ऑफ द रूम से देखा जा सकता था, दूसरे कॉर्नर से नहीं देखा जा सकता था। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो भी लाइट रे निकल रही है, वो लाइट रे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर जाती है, तो हम उसको केवल उसी डायरेक्शन में देख सकते हैं और उसको बाकी जगहों से देखा नहीं जा सकता है, बाकी जगहों से भी विजिबल नहीं होता है। जो भी रिफ्लेक्शन है, वो डिफ्यूज या इर्रेगुलर फॉर्म में हो रहा है और ऑलमोस्ट सारी डायरेक्शंस में वो डिफ्यूज हो रही है लाइट रे, इसलिए हमको वो रूम के किसी भी कॉर्नर से विजिबल हो जाएगी। लेकिन फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू हम ये मानते हैं कि कुछ ऐसे सरफेसेस हैं जो स्मूथ हैं और वेल पॉलिश्ड हैं और लगभग लगभग परफेक्टली स्मूथ हैं, तो ऐसे सरफेसेस को हम मिरर्स बोलते हैं। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने योग्य है, वो ये कि ये जो वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वेवलेंथ विजिबल लाइट की है। जो लाइट विजिबल फॉर्म में नहीं होती है, जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, उनकी वेवलेंथ अलग होती है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, वो विजिबल लाइट की बात कर रहे थे, और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है, वो 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से लेकर के 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स के बीच में होती है। अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एक मिरर जो होता है, वो एक स्मूथ प्लस वेल पॉलिश सरफेस होता है। तो इस मिरर के फ्रंट साइड को, यानी इस वाले साइड को, जिस पर रिफ्लेक्शन होता है, इसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह सकते हैं। और इस सरफेस को हम लोग नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि कोई भी मिरर जो है, वो ग्लास से बनता है, लेकिन जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उस उस पर ग्लास के साथ में उसको बनाते वक्त उस ग्लास के ऊपर एक कोटिंग जो है सिल्वर मेटल की कर दी जाती है।
किस साइड पर? रिफ्लेक्टिंग साइड पर, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। किसी भी मिरर के दो साइड्स होंगे, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा जिस तरफ आप लोग अपने फेस को देखते होंगे, और एक उसके बैक का सरफेस होता है। तो जिस साइड पे हम लोग अपने फेस को देखते हैं उसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, और जो उसका ऑपोजिट फेस होता है उसको हम लोग नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एक सिल्वर मेटल की बहुत ही थिन कोटिंग जो है वो कर दी जाती है, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स। क्योंकि सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। तो इसकी काफी थिन कोटिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर कर दी जाती है, और जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस या ऑपोजिट सरफेस होता है उसके ऊपर रेड कलर का पेंट कर दिया जाता है, यानी उसके ऑपोजिट साइड पर एक रेड कलर का पेंट कर देते हैं। और वो पेंट इसलिए किया जाता है जिससे कि जो ये सिल्वर की पतली लेयर है ये प्रोटेक्टेड रहे। तो हम कह सकते हैं कि द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस is painted with red color। ठीक है, तो किसी भी पतली मिरर की शीट पर एक तरफ तो सिल्वर की कोटिंग होगी ग्लास के ऊपर, और दूसरे सरफेस पर रेड कलर का पेंट होगा। तो प्लेन मिरर जो है वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो इस तरह से प्लेन मिरर जो है वो बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग एक प्लेन मिरर को देखते हैं। सपोज ये प्लेन मिरर इस तरह से है, और इसको हम नाम दे रहे हैं एम एम डैश। एम से स्टार्ट होकर के एम डैश तक इसका सरफेस, इस प्लेन मिरर का सरफेस है। ठीक है, अब सपोज इस पर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है जिसको हम एओ जिसको हम एओ कह दे रहे हैं, और ये इसकी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है। तो ये इंसिडेंट लाइट है या इंसिडेंट रे है। इस सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट होती है, यानी उसी मीडिया में जिस मीडिया से ये चली थी उसी मीडिया में चली जाती है या बाउंस बैक कर जाती है। इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है, और ओबी हम जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको हम ओबी कह दे रहे हैं। तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। अब एक चीज ध्यान देने के लायक है वो ये कि ये तो सरफेस है मिरर का। अगर हम इस मिरर के सरफेस पर जहां पर कि ये रे इंसिडेंट हो रही है या स्ट्राइक कर रही है, इस पर अगर हम मिरर के परपेंडिकुलर एक डॉटेड लाइन बना देते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं एन, और नॉर्मल। इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, और क्योंकि ये मिरर के सरफेस के इस प्लेन मिरर के, क्योंकि एमएम यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, तो इसके चूंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है
90 डिग्री पर है, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पर 3 रेज हो जाते, यहाँ पे 3 लाइंस हो जाती हैं, एक AO, एक ON और एक OB। AO जो है वो इंसिडेंट रे है, OB जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है और ON जो है वो नॉर्मल है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे यानी AO, रिफ्लेक्टेड रे यानी OB एंड नॉर्मल यानी ON lie on the same plane। ये तीनों रेज एक ही प्लेन में लाई करेंगे। प्लेन का मतलब आप लोग समझते होंगे, प्लेन का मतलब होता है, प्लेन एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है या एक 2 डायमेंशनल स्पेस को हम लोग प्लेन बोलते हैं। जैसे ये जो व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड का जो सरफेस है, इसमें 2 डायमेंशंस ही हो सकते हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो z एक्सिस होगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, यानी वो कुछ इस तरह से बाहर निकली हुई होगी। पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस तरह से, जैसे ये बाहर की तरफ निकल रहा है, उसी तरीके से ये z एक्सिस होती है। ठीक है, तो इसका मतलब z एक्सिस इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में लाई नहीं करती है। इसी तरह से अगर ये मार्कर इस व्हाइट बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा होता तो ये नेगेटिव z एक्सिस हो जाती। तो चाहे वो नेगेटिव z एक्सिस हो, चाहे वो पॉजिटिव z एक्सिस हो, ये दूसरे प्लेन में लाई करते हैं, ये x और y के प्लेन में लाई नहीं करते हैं। तो यहां से क्लियर होता है कि x और y एक्सिस जो है वो इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि सपोज ये इंसिडेंट रे इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ही लाई कर रहा है, यानी व्हाइट बोर्ड के 2 डायमेंशनल स्पेस में ही लाई कर रहा है। इसी तरीके से जो रिफ्लेक्टेड रे है OB, वो भी इसी प्लेन में व्हाइट बोर्ड के लाई कर रहा है। तो फिर ये जो नॉर्मल है यानी ON, ये भी इसी प्लेन में लाई करेगा। ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा इसी प्लेन में लाई करेंगे, यानी एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे इस प्लेन में लाई कर रहा है, यानी इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है, और नॉर्मल जो है वो इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में लाई न करते हुए ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है, जिस तरह से ये मार्कर बाहर की तरफ निकल रहा है। ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है। इसके बाद में हम लोग सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देखते हैं। यहां पर ये चीज समझ लीजिए कि जो भी रेज हैं, उन रेज के जो भी एंगल्स हैं वो हमेशा नॉर्मल के साथ होंगे, यानी ऑल द एंगल्स आर मेजर्ड with respect to the normal। ये जो नॉर्मल है सरफेस के, मिरर के सरफेस के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, इसी के साथ हर एंगल को हम लेते हैं। तो अगर जैसे ये इंसिडेंट रे का जो एंगल है, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कह सकते हैं, इसको हम यहाँ पर I से शो कर रहे हैं। तो I जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वो एंगल होगा जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएगी, न कि मिरर के सरफेस के साथ में। मिरर के सरफेस के साथ में ये एंगल कितना हो जाएगा, वो जो इंसिडेंट रे बना रही है वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस आई, यानी ये एंगल 90 माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, तो आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल के साथ होता है। ठीक इसी तरीके से रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रही है, उसको भी हम लोग नॉर्मल के साथ ही लेते हैं। इसको हम स्मॉल r से यहाँ पर डिनोट करते हैं, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो I इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस
और स्मॉल r इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। और ये चीज यहां पर ध्यान देने लायक है कि ये जो लॉ है, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दोनों लॉज हैं, लॉ चाहे वो फर्स्ट लॉ हो चाहे वो सेकंड लॉ हो, ये केवल प्लेन मिरर के केस में वैलिड नहीं है, ये सभी तरह के मिरर्स के केस में, सभी तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल है। यानी बोथ ऑफ द लॉज आर एप्लीकेबल फॉर all types of reflecting surfaces। तो चाहे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन मिरर का हो, और चाहे वो स्फेरिकल मिरर्स का हो। प्लेन मिरर्स और स्फेरिकल मिरर्स दोनों ही केसेस में, यानी दोनों ही रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के केस में, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही एप्लीकेबल होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स को हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर लेते हैं, एक कनकेव मिरर्स होते हैं और एक कन्वेक्स मिरर्स होते हैं, जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। तो अभी हम प्लेन मिरर्स को, सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर्स को स्टडी करेंगे। प्लेन मिरर के जो सरफेस है उसको हम, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसको तो हम एक लाइन से डिनोट करते हैं, और जो दूसरा सरफेस है उसको हम लोग यहाँ पर शेडेड कर देते हैं। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। शेडेड, ठीक है। और ये जो दूसरा सरफेस है सामने वाला, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। एक चीज और है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने अभी पढ़े हैं, इसमें क्या होता है कि सरफेस के ऊपर अगर जो इंसिडेंट रे है वो 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, 90 डिग्री पर मिरर के सरफेस, सपोज ये एम डैश है, और इसके ऊपर अगर ये इंसिडेंट लाइट रे 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है, यानी नॉर्मल के अलोंग, क्योंकि ये नॉर्मल होता है जो कि हमने यहां देखा है, नॉर्मल के अलोंग अगर ये इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये जो लाइट रे है ये अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करेगी, और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो भी उसी पाथ के थ्रू वापस जाएगी, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट normally will retrace its
पाथ ऑफ इंसिडेंस, यानी जिस पाथ से ये लाइट रे इंसिडेंट हुई थी उसी पाथ से ये रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग जो प्लेन मिरर के थ्रू इमेजेस बनती हैं उसको देख लेते हैं कि वो उनका नेचर क्या होता है। तो इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स, तो जो भी प्लेन मिरर के थ्रू इमेजेस बनती हैं उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या-क्या होती हैं वो हमें देखना है। तो जो इमेजेस प्लेन मिरर्स के द्वारा फॉर्म होती हैं उनकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें से पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दे आर ऑलवेज वर्चुअल। सेकंड है दे आर ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी। थर्ड होता है कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्थ, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज। और फिफ्थ होती है कैरेक्टरिस्टिक कि इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। ठीक है, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक होती है उन इमेजेस की जो कि प्लेन मिरर्स के द्वारा फॉर्म होती हैं। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो इमेजेस हैं वो हमेशा वर्चुअल होती है। वर्चुअल का मतलब क्या है, इस चीज को देख लेते हैं। तो सपोज ये एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग नाम दे दे रहे हैं ओपी। ठीक है, तो ये जो इमेज यहां बनेगी ये किस तरह की बनेगी ये हमें देखना है। तो अगर हम किसी भी पॉइंट, सपोज इस पॉइंट P को देखते हैं, तो इस पॉइंट P की जो इमेज बनेगी वो हमेशा प्लेन मिरर के केस में यहां पर बनेगी। इस पॉइंट को हम P डैश कह दे रहे हैं। ठीक है, और जो O पॉइंट है इसकी जो इमेज बनेगी वो यहां पर बनेगी। इसको हम O डैश कह दे रहे हैं। तो इमेज जो है वो O डैश P डैश है। दिस इज द इमेज। OP जो है ये ऑब्जेक्ट है। इस तरह से प्लेन मिरर के केस में इमेज बनती हैं। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ से हैं कि ये इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। वर्चुअल का मतलब है कि ये मिरर का फ्रंट एंड है या फ्रंट साइड है और ये मिरर की बैक साइड है। तो जो इमेज बन रही है वो मिरर के पीछे बन रही है या मिरर के अंदर बन रही है। हम देख भी सकते हैं वहां पर कि हमें जो अपनी इमेज दिखाई देती है वो कुछ डिस्टेंस में अंदर दिखाई देती है मिरर के सरफेस के अंदर की तरफ को। तो क्या वो इमेज जो है वो वर्चुअल है या एक्चुअल है? वो इमेज जो है वो वर्चुअल है। वो इसलिए क्योंकि वो जो इमेज है वो बाहर मिरर के अंदर की तरफ बन रही है, जो कि एक वर्चुअल सरफेस है, वो एक वास्तविक सरफेस नहीं है। तो प्लेन मिरर के केस में हमेशा जो है जो भी इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है।
वो रियल इमेज नहीं होती है। तो जो ये ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बन रही है प्लेन सरफेस के द्वारा, वो इमेज हमको जो मिरर का सरफेस होता है उसके अंदर दिखाई देती है, और जो अंदर का सरफेस है वो एक वर्चुअल सरफेस है, वो एक रियल सरफेस नहीं है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज प्लेन मिरर के द्वारा बन रही है वो वर्चुअल इमेज है, और उस इमेज को क्या हम कभी भी किसी स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑलवेज वर्चुअल होती है, एंड दिस कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। किसी स्क्रीन के ऊपर इसको नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये मिरर के पीछे के सरफेस पे बन रही है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट होती है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, ये इमेज जो है ये हमेशा इरेक्ट होती है, यानी ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये जो इमेज है ये भी जस्ट इसके ऊपर ही होगी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो साइज ऑफ इमेज है वो और जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है ये इक्वल होते हैं। यानी अगर ओपी जो है वो ऑब्जेक्ट का साइज है या ऑब्जेक्ट के लेंथ है, तो जो ये इमेज की लेंथ है ओ डैश पी डैश ये भी इसके इक्वल होगी, यानी ओ डैश पी डैश विल बी इक्वल टू ओपी। साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज। यानी ये जो ओपी है इसका डिस्टेंस अगर ये स्मॉल एक्स है और इमेज का डिस्टेंस इस मिरर से y है, तो x विल ऑलवेज बी इक्वल टू y। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर के साथ में उतना ही होगा जितना मिरर का डिस्टेंस जो है वो इमेज के साथ में है, यानी मिरर विल ऑलवेज लाई इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इसके बाद फाइनली इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है कि जो भी इमेज होती है वो हमको लेफ्ट, जब हम उसको मिरर में देखते हैं तो जैसा ऑब्जेक्ट होता है अगर वो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड दिखाई देगा आपको इमेज में, और ऑब्जेक्ट का राइट साइड जो है वो इमेज में लेफ्ट साइड दिखाई देगा। इसको आपने देखा भी होगा या ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर हम लोग किसी भी प्लेन मिरर के सामने अपनी बुक को रख देते हैं तो उसके जो वर्ड्स होते हैं वो हमको इन्वर्टेड दिखाई देते हैं, यानी लेफ्ट साइड वाला राइट साइड की तरह दिखाई देता है। तो अगर सपोज कोई अल्फाबेट वाई है इस तरह से, तो अगर हम इसको मिरर के सामने रखेंगे तो हमको कैसा दिखाई देगा? वो इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो लेफ्ट जो है वो राइट दिखाई देता है और राइट जो है वो लेफ्ट की तरह दिखाई देता है। तो प्लेन मिरर के द्वारा जो भी इमेजेस बनती हैं उनकी ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्लेन मिरर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और उसके साथ ही जो स्फेरिकल मिरर्स हैं उसके कंसेप्ट को भी हम लोग वहां पर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।